हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर ये आपकी एक बीम दी हुई है जो कि आपके बियरिंग्स के ऊपर रेस्ट कर रही है। बियरिंग मतलब हमारे जो भी आपके कॉलम्स होते हैं उनको हम बियरिंग नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपकी बार्स, जो आपने बार्स प्रोवाइड करी है। क्योंकि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है इसलिए ये जो बार है ये सिर्फ क्या है दी हुई है आपके यहाँ पर दी हुई है। देखिए ये ऐसे इस तरीके से। तो आपकी बार्स जो है सिर्फ टेंशन जोन में दी गई है, आपके कंप्रेशन जोन में नहीं दी गई है, ठीक है। और ये आपकी बियरिंग हो गई और इसको आपने ये बार बनाया। अब देखिए ये जो बियरिंग्स हैं इनके ये जो आपके इनर मोस्ट डिस्टेंस है उसको आपने बोला है L, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लियर स्पान। इसको हम बोल रहे हैं क्लियर स्पान। और एक और चीज़ आएगी L नॉट। L नॉट को हम बोलेंगे इफेक्टिव स्पान। अब ये जो इफेक्टिव स्पान है इसको निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। L इफेक्टिव L नॉट इज इक्वल टू, या तो आप ये देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, या फिर क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ लिख देता हूँ मैं L प्लस D और सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर को मैंने ऐसे लिख दिया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट्स या फिर बियरिंग्स। इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा L नॉट या L इफेक्टिव, या जिसे हम इफेक्टिव स्पान कहेंगे, ठीक है। अब ये जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसे कैसे निकालेंगे? ये निकलेगा कैसा, L जो आपका क्लियर स्पान है उसमें हम प्लस करेंगे हाफ बियरिंग यहाँ से और हाफ बियरिंग यहाँ से। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं L प्लस बियरिंग की विड्थ, जो भी बियरिंग की विड्थ दी हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर ये सेम डिस्टेंस दिया है, अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आए हैं, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा इफेक्टिव स्पान कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन के लिए। तो देखिए बीम जो है वो आपकी सिंपली सपोर्टेड हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है, या कैंटिलीवर हो सकती है। तो यहाँ पर हमें एक L/D रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। L डिवाइडेड बाई D यानी कि क्लियर स्पान डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ के रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। और आपकी टाइप्स ऑफ बीम के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होंगी। टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसको अपन SSB भी बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो जो L/D का रेशो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी बीम आप कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर के केस में ये जो है ये आपका 7 रहता है। और अगर आपका कंटिन्यूस बीम है तो ये जो रेशो रहेगा ये 26 रह सकता है। ये मैक्सिमम रेशो है, तो हम जब डिज़ाइन करेंगे तो हम इनसे कुछ वैल्यूज़ कम लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम चेक्स लगाएंगे। अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग स्टेप्स के ऊपर। ये वैल्यूज़ बस आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सारी वैल्यू आपको IS कोड में मिल जाएगी, IS 456/2000। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डिज़ाइनिंग स्टेप्स की तरफ। तो यहाँ स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें L/D रेशो को चूज करके इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में मैं लिख रहा हूँ इफेक्टिव डेप्थ। सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल d को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L/D के रेशो को चूज़ करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक रेशो हम चूज़ कर लेंगे, उसके बेसिस पे हम स्मॉल d को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से L/D का रेशो आपको चूज़ कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टाइप ऑफ बीम कैसी है उस हिसाब से आप चूज़ कर लिए। सपोज कर लिए आपने 20 ही चूज़ किया है तो L आपको गिवन रहेगा, D आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है।
जब आपका स्मॉल डी आ जाएगा तो इसके बाद आप ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे कैपिटल डी। कैपिटल डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्मॉल डी प्लस कवर, जो आप इफेक्टिव कवर है बीम के लिए, इफेक्टिव कवर जो है वो आप 25 से लेके 30-40 तक भी रख सकते हैं। तो आप ये जो चीज़ है ये आपके हाथ में, आपको क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैपिटल डी कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको स्मॉल बी यानी कि जो विड्थ ऑफ बीम है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो विड्थ आपको गिवन रहेगी। तो यहाँ पे हमें सारी डायमेंशंस पता चल गई बीम की, एल, बी और डी सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 है आपका इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान जिसको एल नॉट से डिनोट करते हैं। एल नॉट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एल नॉट इज इक्वल टू क्लियर स्पान प्लस डी और क्लियर स्पान प्लस बियरिंग विड्थ। इनमें से जो भी छोटी वैल्यू आएगी यानी कि मिनिमम, उसको हम चूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा निकलेगा, हमारा एल इफेक्टिव निकलेगा। इसके बाद स्टेप 3 में हम करेंगे लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में हमें निकालना पड़ेगा डेड लोड। डेड लोड हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। आरसीसी की यूनिट वेट होता है 25 और वॉल्यूम हमें यहाँ पर जो वेट निकाल रहे हैं वो किलो न्यूटन पर मीटर में निकाल रहे हैं। तो 25 इंटू स्मॉल बी यूज़ किया अगर तो स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी, तो इससे हमारा डेड लोड निकल के आ जाएगा। लाइव लोड या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर आपको IS 875 की करस इस कोड से आपको लाइव लोड की वैल्यू को रखना पड़ता है, जो जनरली आपकी 0.5 से लेके 3 किलो न्यूटन पर मीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको गिवन भी रहता है क्वेश्चन में, अदरवाइज आप ये वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद जब डेड लोड और लाइव लोड आ गया तो आप इन दोनों को सम कर दीजिए, तो आपको टोटल वर्किंग लोड मिल जाएगा। वर्किंग लोड जिसको अपन W से डिनोट करेंगे वो आएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। वर्किंग लोड आने के बाद आप इसको फैक्टर्ड करेंगे। हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड है WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू W। इस तरह से करके हम फैक्टर्ड लोड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। आपका फैक्टर्ड लोड आ चुका है, तो स्टेप 4 में हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, अब देखिए ये क्या है, ये लोड एक्चुअली में बीम के ऊपर आने वाला है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के MU इज इक्वल टू WU L²/8। ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे। WU हमें पता है, यहाँ पर जो L रखेंगे वो हम L इफेक्टिव रखेंगे, है ना, L नॉट। तो यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। स्टेप 5 में हम निकालेंगे शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स को हम VU से डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा WU L0/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको सारे जितने भी डिज़ाइन के सब्जेक्ट हैं उनमें आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका शेयर फोर्स निकल के आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेक्शन को चेक करेंगे कि आपका जो आपने सेक्शन चूज़ किया है वो कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है या आपका बैलेंस सेक्शन है। डिज़ाइन के लिए हमें हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही डिज़ाइन करना है। अगर आप ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और सडन फेलियर होता है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिज़ाइन नहीं करें और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हमें वार्निंग मिल जाती है, इसलिए हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही डिज़ाइन करें। तो यहाँ से हम जब बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे स्टेप 6 में। स्टेप 6 में हम निकालेंगे
चेक फॉर सेक्शन है ये। चेक फॉर सेक्शन के अंदर हम MU लिमिटिंग को कैलकुलेट करेंगे। MU लिमिटिंग, अब MU लिमिटिंग का हमने लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला देखा था। ये होता है 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या अगर XU बाई D के टर्म में आपको लगाना है तो आप ऐसा भी लगाइए। अच्छा, MU लिमिटिंग है तो यहाँ पे XU मैक्स, यहाँ पे भी XU मैक्स, ठीक है। चाहे तो ये लगा लीजिए आप, इसमें XU मैक्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आप ये कर सकते हैं 0.36 FCK XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.42 सॉरी XU मैक्स बाय D और BD स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। XU मैक्स बाय D की वैल्यूज हमें पता है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंगली XU मैक्स बाय D की वैल्यू हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर Fe415 दिया है जो आपको मैक्सिमम टाइम देता है, तो Fe415 के लिए XU मैक्स बाय D की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.48। तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे तो आपको जो MU लिमिटिंग है वो निकल के आ जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ स्मॉल d है ना, इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से MU लिमिटिंग निकल आया और यहाँ पर MU हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कैसा टाइप ऑफ सेक्शन है। अगर आपका जो MU निकल के आया है वो लेस देन है MU लिमिटिंग से, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग से छोटा है, तब आपका जो सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, और इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका बराबर आया है तो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका MU बड़ा आ जाता है MU लिमिटिंग से, तो अब ये जो सेक्शन है ये ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में मैंने आपको बताया था, अगर ओवर रीइंफोर्स आ जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बीम को रीडिज़ाइन करिए या फिर आप डबली रीइंफोर्स बीम को डिज़ाइन करिए। अगर आपसे पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप सिंगली रीइंफोर्स ही डिज़ाइन करिए, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और आपको रीडिज़ाइन पे ही जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप क्या करिए, डबली रीइंफोर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिममली अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो अंडर रीइंफोर्स ही आएगा। तो अब इसके आगे क्या करना है वो देख रहे हैं। हमने यहाँ से MU निकाला, MU लिमिटिंग निकाला, और MU छोटा आ गया MU लिमिटिंग से, तो आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया। तो अब हम इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे ये देख रहे हैं। तो स्टेप हमारा ये 6 हो चुका है, स्टेप 7 की बात करेंगे। स्टेप 7 में हम क्या निकालेंगे, मोमेंट आ चुका है, हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, या फिर रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं इसको एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, क्योंकि टेंशन साइड में प्रोवाइड किया है। अब एरिया ऑफ स्टील निकालने का हमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर एंड इनटू में आ जाएगा B इंटू D। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको B और D की वैल्यूज़ को mm में रखना है, क्योंकि आपने यहाँ पर FCK और FY को यूज़ किया है, जिनकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो और ये वाला फॉर्मूले से निकालने में कई बच्चों को दिक्कत जाती है, क्योंकि वो गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो MU का ध्यान नहीं रखते कि ये आपको न्यूटन mm में रखना है, B और D जो है वो भी आपको mm में रखनी है। अगर आप ये रखेंगे तो आपकी गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या करिए, इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट कर लीजिए, 1 में से माइनस करना है, अंडर रूट को हटा लीजिए, उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे को एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आंसर नहीं आ पाता,
ठीक है, तो आप ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट या एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में हम चेक फॉर AST निकालेंगे, मतलब चेक फॉर एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो AST का क्या चेक दिया हुआ है, AST मिनिमम, मतलब कम से कम इतना रीइंफोर्समेंट तो देना ही देना है। तो AST मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY इंटू B इंटू D। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए आप अंडर रीइंफोर्स सेक्शन तो कहीं से जितना कम आप एरिया ऑफ स्टील देंगे आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ जाएगा, पर एरिया ऑफ स्टील अगर आप बहुत कम दे देंगे तो आपका सेक्शन पहले ही फेल कर जाएगा और स्टील देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें स्ट्रेंथ उतनी आ पाए इसलिए कुछ मिनिमम एरिया ऑफ स्टील तो प्रोवाइड करना ही है, इसलिए एरिया ऑफ स्टील का मिनिमम का चेक है। मतलब अगर आपने एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला तो इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ यही होता है कि यहाँ AST मिनिमम लिखा है और AST यहाँ से निकाला है और बड़ी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। इस AST मिनिमम का मतलब है कि लोअर लिमिट लगाई है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इतना आप काम करेंगे तो आपकी डिज़ाइन ऑफ बीम तो हो गई। इसके बाद हमें थोड़े चेक्स भी लगाने पड़ते हैं, तो आप चेक्स देखते हैं। स्टेप नंबर 7, ये स्टेप 8 है। स्टेप 9 देखेंगे। स्टेप 9 में हम लगाएंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये मैं अब क्वेश्चन करेंगे, हम तो बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। और स्टेप 10 हम करेंगे शियर चेक, ठीक है। तो ये 2 चेक आपको लगाने हैं किसी भी बीम के डिज़ाइन में। अगर आपसे नहीं बोलता है ये लगाने का तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ तक काम तो मिनिमम करना ही करना है, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है तो हमें ये बताना है कि कितना बार्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद चाहे तो आप नंबर ऑफ़ बार भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार अगर है तो उसका अगर AST निकालेंगे तो वो आ जाएगा π/4 इंटू फाई स्क्वायर। अगर आपकी n नंबर ऑफ बार हैं तो n बार के लिए AST कैसे निकल के आएगा, AST इज इक्वल टू n इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर, इस तरीके से। अब अगर आपको नंबर ऑफ़ बार निकालना है तो इसी फॉर्मूले का आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ आप बार को डिसाइड कर लीजिए कि कितने आपको डाया लेना है और इस चीज़ को डिवाइड कर दिए यहाँ से, तो आप n को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जनरली ऐसा देख कर हम कोशिश करते हैं कि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो 4 बार्स प्रोवाइड करी जाए, सर्कुलर है तो 6 बार्स प्रोवाइड करी जाए। तो नॉर्मली ये कन्वेंशन ऐसे रहते हैं, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे थे आपके डिज़ाइनिंग स्टेप्स। अब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, इसी स्टेप्स को हम न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर बीम इज टू बी सिंपली सपोर्टेड ऑन सपोर्ट ऑफ 230 mm विड्थ। द क्लियर स्पान ऑफ बीम इज 6 मीटर। द बीम इज टू हैव विड्थ ऑफ 300 mm. The superimposed load is 12 kilonewton per meter. Design the beam using M20 concrete and Fe 415 steel. तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, पहले मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ। देखिए RCC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन में ज़्यादा घुसना नहीं है, सीधे सीधे गिवन डाटा बस आपको लिखना है। अगर गिवन डाटा आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी वो कॉन्सेप्ट ऐसा अलग से डालते नहीं है, बस आपको गिवन डाटा अच्छे से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन में सबसे पहले बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर बीम है, सिंपली सपोर्टेड है ना, ध्यान रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड ऑन सपोर्ट विड्थ ऑफ 230 mm। मतलब कि जो आपकी बियरिंग की विड्थ है, बियरिंग की विड्थ है वो दी है आपको 230 mm।
उसके बाद बोल रहा है क्लियर स्पान है 6 मीटर, यानी कि जो एल है वो है आपका 6 मीटर। उसके बाद बोल रहा है बीम इज टू हैव अ विड्थ ऑफ 300 mm, यानी कि स्मॉल बी है वो है 300 mm। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बियरिंग की विड्थ है 230 और बीम की विड्थ है 300 mm। वर्डिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दो विड्थ दी हुई हैं। उसके बाद बोल रहा है सुपर इम्पोज लोड, यानी कि लाइव लोड की बात कर रहा है। ये दिया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और लास्ट में आपसे बोल रहा है M20 कंक्रीट दिया है, यानी कि FCK की वैल्यू हो गई आपकी 20 न्यूटन पर mm², और Fe 415 स्टील दिया है, यानी कि Fy की वैल्यू मिल गई 415 न्यूटन पर mm²। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं, स्टेप 1 जिसमें हम आपके सारे डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका नाम हमने दिया था इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को निकालने के लिए हमने क्या किया था, L/D रेशियो को एज्यूम किया था। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी मैंने आपको बताया सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D का जो मैक्सिमम रेशियो है वो 20 होता है। तो ठीक है, आप चाहे तो 20 लेके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा हम सेफ लिमिट में जाते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा अभी कम कर रहा हूँ। अभी 20 की जगह पे मैं इसको 15 लेके देख रहा हूँ। तो यहाँ से L/D इज इक्वल टू 15, जो कि आपका 20 से तो कम ही है, तो ये चल जाएगा। तो L/D इज इक्वल टू 15 ले लिया। L की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से हम D को कैलकुलेट कर लेंगे। तो D इज इक्वल टू L की वैल्यू है 6 मीटर डिवाइडेड बाय 15। आप चाहें तो इसको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 6 मीटर है तो यहाँ पे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको D की वैल्यू डायरेक्टली mm में मिल जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी कितने, 400 mm। 400 mm आपको स्मॉल d की वैल्यू आ गई। उसके बाद कवर देख लेते हैं। तो कवर फिलहाल यहाँ पर d डैश इज इक्वल टू मैंने 50 mm लिया हुआ है, तो वही लेके चलते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो कवर आपका 50 mm जो है वो एज्यूम किया गया है, ठीक है। एक ये चीज़ हमने यहाँ एज्यूम करी है और एक जो कवर है वो एज्यूम किया है। अब इसके बाद ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस d डैश, इस तरीके से। तो स्मॉल d है आपका 400 प्लस या क्या 50, तो आ जाएगा 450 mm। तो हमें स्मॉल d निकल के आ गया, कैपिटल D कैलकुलेट आ गया। अब हमें निकालना है इफेक्टिव स्पान। तो स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान को L0 से डिनोट किया था। L0 इज इक्वल टू, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है L प्लस डी। तो L प्लस डी से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। L आपका दिया था 6 मीटर, यानी कि 6000 प्लस D की वैल्यू थी 400, तो यह आ गया 6400 mm की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बियरिंग भी दिया हुआ है, तो और करके हम निकाल लेते हैं। L0 इज इक्वल टू L प्लस बियरिंग की विड्थ, बियरिंग विड्थ। तो यहाँ पे L जो है वो आपका दिया है 6000 प्लस बियरिंग की विड्थ जो है वो दी है 230। तो हम इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 6230 mm। हमें इसमें से और इसमें से जो भी छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, उसको हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो आपकी जो छोटी वैल्यू है वो ये है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। ये हमारा इफेक्टिव स्पान हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोड कैलकुलेशन को करेंगे। तो स्टेप 3 जो है हमारा वो है लोड कैलकुलेशन।
लोड कैलकुलेशन में पहला हमें निकालना है डेड लोड। डेड लोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया 25 इंटू बी इंटू कैपिटल डी। तो आपको बी और डी की जो वैल्यूज़ दी है वो हम पुटअप कर देते हैं। बी दिया है आपको 0.3, 25 इंटू 0.3 इंटू डी इज इक्वल टू 0.45। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है 25 ये आपकी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, इसलिए जो मैंने बी रखा है वो मैंने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है, यानी कि ये जो है ये है मीटर में और ये भी जो है वो है मीटर में। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। ठीक है, तो डेड लोड की वैल्यू जो है वो है 3.375। तो यहाँ से डेड लोड आ गया। इसके बाद लाइव लोड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। लाइव लोड इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन था। हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हमें टोटल लोड मिल जाएगा, टोटल वर्किंग लोड। इन दोनों को हम सम कर देते हैं तो आ जाएगा 12 प्लस 3.375 तो आ जाएगा 15.375 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे हमें टोटल वर्किंग लोड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट लोड निकालना है। तो अल्टीमेट लोड के लिए हम क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड या फैक्टर्ड लोड जिसको हम WU से डिनोट करेंगे। तो फैक्टर लोड में हम इस वर्किंग लोड में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा लोड फैक्टर है। तो 1.5 इंटू W, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ आ जाएगा WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू जो W की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, ये है W आपका, W इज इक्वल टू 15.375। ठीक है, तो यहाँ से टोटल फैक्टर लोड है वो आ रहा है आपका 23.06 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हमारे लोड कैलकुलेशन आ गए। ये वाला स्टेप आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा क्योंकि आप आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्लैब के, कॉलम्स के, स्टेयर केसेस के, वहाँ पे भी आपको डेड लोड वगैरह ऐसा ही निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ चेंज ज़रूर हो सकता है पर जो बेसिक फॉर्मूला है गामा इंटू वॉल्यूम का वो सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 4 में आते हैं हम। तो स्टेप 4 है हमारा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम करेंगे MU इज इक्वल टू WU L स्क्वायर बाय 8। अब ये L कौन सा है, इफेक्टिव वाला है। ठीक है, तो WU आ चुका है आपका कितना 23.06 इंटू L इफेक्टिव कितना लिया था हमने। यहाँ ध्यान रखिए कि जो WU है वो आपने किलो न्यूटन पर मीटर में रखा है, तो अब जो L इफेक्टिव रखेंगे वो भी आपको मीटर में ही रखनी है। तो हमारी जो L इफेक्टिव आई थी वो आई थी 6230 mm। इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 6.230 मीटर में हो गई है। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU की वैल्यू आएगी किलो न्यूटन मीटर में। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 111.89 किलो न्यूटन मीटर। अब इस किलो न्यूटन मीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो किलो का 10⁻³ लग जाएगा और मीटर का भी 10⁻³ लग जाएगा। तो 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10⁶ न्यूटन mm। तो हमारा ये आ गया। तो जहाँ पे भी mm में वैल्यूज़ रखी जा रही होंगी वहाँ हम ये यूज़ करेंगे और जहाँ मीटर में वैल्यूज़ रखी जा रही है वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में हमारा MU आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे शियर फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट इज शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, स्टेप 5 है। शियर फोर्स है VU इज इक्वल टू WU L इफेक्टिव डिवाइड बाई 2।
डब्ल्यू की वैल्यू है 23.06 और एल इफेक्टिव की वैल्यू जो कि मीटर में रखनी है तो 6.23 डिवाइड बाई 2। तो ये जो शेयर फोर्स है यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 71.83 किलो न्यूटन। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 71.83 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि हम जब चेक लगाएंगे तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हम लगाएंगे स्टेप 6 में हम सेक्शन को चेक करेंगे। स्टेप 6 अभी देखिए हमें करना है क्या, चेक फॉर सेक्शन। चेक फॉर सेक्शन में हमें एमयू लिमिटिंग निकालना है। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, FE 415 दिया है, तो 415 के लिए एमयू लिमिटिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आता है 0.138 FCK BD²। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज mm में रखनी है। तो देखा 0.138 इंटू FCK हमारे पास 20 गिवन है क्वेश्चन में, B की वैल्यू आपको 300 mm गिवन है और D की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी तो वो 400 आई थी, उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमें एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है 132.48 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी, डायरेक्ट आपको इसको रखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एमयू को और एमयू लिमिटिंग को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू देखिए 111 आ रही है और ये वैल्यू 132 आ रही है, यानी कि एमयू जो है एमयू लिमिटिंग से छोटा है। तो अब ध्यान रखिए, हो सकता है किसी ने डेप्थ, आपने जो L/D का रेशो है किसी ने 15 लिया होगा, किसी ने 20 लिया होगा, किसी ने कुछ और लिया होगा। तो यहाँ पर आंसर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी आनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू इससे बड़ी आ रही है तो ही आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन चला गया। जब तक ये वैल्यू छोटी आ रही है तब तक सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो चेक्स ही इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर 111 आ रहा है, 111 की जगह अगर ये 120 भी आ रहा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या हो गया हमारा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि एमयू जो है इट इज़ लेस देन एमयू लिमिटिंग। तो जब ये हो गया तो इसका मतलब जो सेक्शन है वो है अंडर रीइंफोर्स्ड। अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है तो हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हैंस ओके। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 7 में हम एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि AST को हम कैलकुलेट करेंगे। AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD² मल्टीप्लाई बाय B इंटू D। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम यहाँ रख देते हैं 0.5 इंटू FCK इज़ 20, FY इज़ 415, यहाँ पे हम लगाएंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 अपॉन 20 इंटू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे FCK आ गया, FCK आ गया तो सारी वैल्यूज़ को mm में रखना है। तो B की वैल्यू क्या रखेंगे 300, D की वैल्यू क्या रखेंगे 400, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करना मत भूलिएगा, ये आप कई बार छूट जाता है। उसके बाद देखिए MU की वैल्यू भी, क्योंकि मैंने MM में रख रहा हूँ ना, तो MM में रखेंगे तो यहाँ आ रही थी वैल्यू क्या 111.89 इंटू 10⁻⁶। ध्यान रखिएगा, जब भी आप MM में वैल्यूज रख रहे हैं तो आपको 10⁻⁶ वाली वैल्यूज रखना है। ठीक है, इंटू में B और D आ जाएगा तो यहाँ देगा 300 इंटू 400। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले ही कैलकुलेट करके निकाला है। तो AST की जो वैल्यू है वो समथिंग अराउंड 922 mm आ रही है, mm²। ठीक है, इसके बाद आप AST मिनिमम का चेक लगाएंगे स्टेप 7 के बाद। स्टेप 8 में हम क्या लगाएंगे, एरिया
मिनिमम AST मिनिमम का चेक, तो AST मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY इंटू B इंटू D। तो 0.85 अपॉन 415 इंटू 300 इंटू 400, सॉरी 450, सॉरी 400 ही है, 450 आपका कैपिटल D था, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो जो AST मिनिमम आ रहा है वो आपका आ रहा है 245.78। अब मैंने आपसे क्या बोला था, इस AST में और AST मिनिमम में जो बड़ी वैल्यू आएगी वो चूज़ करनी है, यानी कि ये बड़ी आ रही है तो इट इज़ लेस देन AST, यानी कि ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका हमेशा छोटा आना चाहिए AST से, तो ओके है आपका, सेफ है, आप डिज़ाइन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। आप चाहें तो आप नंबर ऑफ़ बार निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ बार निकालने के लिए आप क्या करिए, n इज इक्वल टू जो भी आपका AST आया है डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 की वैल्यू को आप अपने हिसाब से रख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 20 रख देता हूँ तो यहाँ से नंबर ऑफ़ बार जो है वो समथिंग अराउंड 20 के आसपास आएंगी। तो AST की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 922, यहाँ जाएगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास आएंगी ना, 3 आ रही है वो, है ना, सॉरी। तो 3 के आसपास वो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 3 बार्स आपको जनरली प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये जो नंबर जो डाया था बार का वो आपके हाथ में है, आप कुछ भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका 6 mm से छोटा ना हो, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत छोटा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 की जगह मैं यहाँ पर अगर 10 रख देता तो उस केस में क्या होता कि नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते, जो उतनी विड्थ में नहीं आ सकती। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपका क्रॉस सेक्शन ये है, ये 300 mm का है और इसमें आपकी कितनी बार आ सकती हैं, इसको भी तो ध्यान रखना है। सपोज़ करिए आपने बार का डाया छोटा कर दिया, अब वो इतने में आ ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी डिज़ाइन वैसे ही फेल कर जाएगी। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमें 2 चेक लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेक है, तो वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। यही इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक आप करके क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। चेक्स नेक्स्ट क्लास में हम पूरी करेंगे। अगर आपको वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।